साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्ते बच्चों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान NCERT सिलेबस के हिसाब से पाठ है हमारा 8 का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। एक ही वीडियो में पूरा पाठ है, बहुत ही साधारण सा है, लास्ट तक इसे देखना, आपको समझ में आ जाएगा। पहले शुरुआत हम करेंगे, पर्यावरण क्या है, संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है और विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता किस प्रकार से बढ़ रही है। पर्यावरण हमारा सुरक्षित नहीं है, क्या कारण है, कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित करें, पर्यावरण संरक्षण के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी सम्मेलन जो महत्वपूर्ण है 1992 वाला, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद साझी संपदा क्या होती है, और साथियों पर्यावरण के संबंध में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों का अपना अपना दृष्टिकोण है, वो अलग है, किस प्रकार से है। इस पाठ से महत्वपूर्ण ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम पढ़ेंगे और उस पर्यावरण को बचाने के लिए साझी और अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, वो किस प्रकार से विश्व को निभानी है। भारत में भी पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो कौन कौन से कार्यक्रम पर्यावरण को बचाने के लिए चलाए जा रहे हैं। उसके बाद पर्यावरण आंदोलन क्या है साथियों, और इसमें एक महत्वपूर्ण आएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। संसाधनों की भू राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें देखो महत्वपूर्ण जो हमारा फैक्ट है कि स्वच्छ जल के लिए किस प्रकार से संघर्ष बढ़ रहा है, मूलवासी क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, इन चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे, पूरे लेसन को। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल के NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल को चेक करें कैसे क्या नोट्स मिलते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला आप देखें पर्यावरण, तो परिजोड़ आवरण, पर्यावरण का अर्थ हुआ क्या, हमारे चारों ओर का आवरण या वह आवरण जो वनस्पति तथा जीवन और जंतुओं को ऊपर से ढके हुए हैं। देखो वनस्पति और जीवन और जंतुओं को जो आपस में ढके हुए हैं, हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही पर्यावरण है। संसाधन क्या है, मनुष्य के उपयोग के जो साधन है, मनुष्य के उपयोग के जो साधन है वो क्या है, संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त मनुष्य के उपयोग के साधन, जो हमें प्रकृति डायरेक्ट यूज के लिए देती है। प्रकृति से डायरेक्ट मनुष्य यूज करता है या प्रकृति द्वारा प्रदत्त मनुष्य के उपयोग के जो साधन है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। साथियों, विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता। अब विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता किस प्रकार से बढ़ रही है, क्योंकि पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण का पतन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि विश्व में कृषि योग्य भूमि में उर्वरता की कमी होने, चारागाहों के चारों ओर खत्म होने, मत्स्य भंडारों के घटने, जलाशयों में प्रदूषण बढ़ने से खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे प्रत्येक समस्या उत्पन्न हो रही है। जो कृषि योग्य भूमि थी, जो जहाँ कृषि की जाती थी, उसमें भी कमी आ रही है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है, उसकी उर्वरता में कमी आ रही है। फिर जैसे जैसे ये संख्या बढ़ी तो ऐसे में क्या हुआ कि पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गई। जैसे जो गोचर भूमि थी, जो बंजर भूमि थी, उसको भी वसासत में ले लिया गया, तो समस्या चारों ओर उत्पन्न होने लगी। मत्स्य भंडार भी घटने लगे
और जलाशयों में प्रदूषण बढ़ने से खाद्य उत्पादन की कमी आ गई। जैसा कि ये प्रदूषण हम जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये जो सारे प्रदूषण बढ़ने के कारण है वो खाद्य सामग्रियों में भी कमी आना शुरू हो गया और ये विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता इससे उत्पन्न हो गई। प्रदूषित पेयजल व स्वच्छता की सुविधा की कमी के कारण विकासशील देशों में 30 लाख से भी अधिक प्रतिवर्ष मौत के शिकार हो रहे हैं। साथियों, प्रदूषित जल के कारण विकासशील देशों में 30 लाख से ज़्यादा लोग वो मौत के घाट उतर रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जैव विविधता में कमी आ रही है, इसलिए पूरा विश्व वो चिंतित है। समुद्र तटों पर बढ़ते प्रदूषण से समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट आ रही है। समुद्र में आपको पता है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे समुद्र के पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है। वायुमंडल में ओजोन गैस के परत के छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य का खतरा मंडरा रहा है। जैसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी से टकरा रही है, जिससे मानव जाति का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है, ओजोन परत के नुकसान हो रहा है। और इसको हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रदूषण से हम कैसे बचा सकते हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण करके, वन संरक्षण करके, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर, वनारोपण करके प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित हमें प्रयोग करना चाहिए। परिवहन के सार्वजनिक साधनों का हमें प्रयोग करना चाहिए। जन जागरूकता अभियान या कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आपस में लेना चाहिए। पर्यावरण से जुड़े कुछ सम्मेलन भी हुए। देखो कि वैश्विक मामले में सरोकार रखने वाले विद्वानों के एक समूह ने, जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम, ने 1972 में एक पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ लिखी। इस पुस्तक में बताया गया कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, इसी प्रकार संसाधन कम होते जा रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण है, देखो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। साथियों, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखें, ये क्या है। ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए, इस विषय के अध्ययन को बढ़ावा दिया ताकि पर्यावरण की समस्याओं का कारगर प्रयासों की शुरुआत हो सके। नोट्स हमारे तैयार हैं। नोट्स आपको चाहे तो चैनल की कम्युनिटी में डिटेल चेक करें, इसको आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। उसके बाद में महत्वपूर्ण है पृथ्वी सम्मेलन 1992। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश तथा गरीब और विकासशील देश पर्यावरण के अलग अलग एजेंडों के पैरोकार हैं। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम आचार निर्धारित हुए और इसमें इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए इससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे। इसमें एजेंडा 21 के तहत विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। इस सम्मेलन में टिकाऊ विकास का तरीका सुझाया गया कि विकास ऐसा होना चाहिए जो निरंतर चले, टिकाऊ हो। इसमें ऐसी विकास की कल्पना की गई जिससे विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। इसे धारणीय विकास भी कहा जाता है। साझी संपदा ये क्या साथियों? तो साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। साझी मतलब सम्मिलित रूप से, जैसे मैदान, कुआं, नदी, इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी इसमें साझी संपदा में शामिल है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, जैसे अंटार्कटिका संधि 1959 में हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1887, अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल 1991 इसमें हो चुके हैं। उसके बाद आप देखें साथियों कि पर्यावरण के संबंध में दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के देशों में दृष्टिकोण में अंतर किस प्रकार से है कि उत्तर के विकसित देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, जबकि दक्षिण के विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है
उन्हें इस नुकसान की भरपाई की ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, इसलिए उन पर वे प्रतिबंध न लगें जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ये महत्वपूर्ण साथियों। ग्लोबल वार्मिंग ये क्या होता है कि वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस की पतली सी परत है जिसमें से सूर्य की रोशनी छनकर पृथ्वी पर पहुंचती है। ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। इस गैस की परत में छेद हो गया, इससे अब सूरज की किरणें सीधी पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर का बर्फ की तेजी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र स्तर बढ़ रहा है। इससे उन स्थानों पर ज़्यादा खतरा है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, CFC और ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण है। फिर साझी तथा अलग अलग जिम्मेदारियां, मतलब सम्मिलित रूप से और अलग अलग जिम्मेदारियां भी इनकी होनी चाहिए। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में विकासशील देशों के उक्त तर्क को मान लिया गया। इससे साझी तथा अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के नियमाचार 1992 में भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए संधि की गई। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से विकासशील देशों को मुक्त रखा गया। भारत ने भी पर्यावरणीय सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना योगदान दिया है। कैसे कि भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए। जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 वाला था उस पर 2002 में भारत ने हस्ताक्षर किए, इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई, क्योंकि औद्योगिकरण के दौरान में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं है। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने कहा कि भारत, चीन आदि देशों को भी जल्दी क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता का सामना मानना चाहिए। और भारत ने इस संबंध में अपने पक्ष भी रखे। क्या रखे कि 2005 में G18 देशों की बैठक में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर जोर दिया। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वस्थ ईंधन का प्रयोग किया गया। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक और राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है। भारत सार्क के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की शुरुआत पर अपनी राय बनाना चाहता है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा विकास के लिए अलग मंत्रालय है साथियों। और भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना की गई। भारत में पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए गए। 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले में 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। पर्यावरण आंदोलन और इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये दोनों महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए। जैसे कौन से, जैसे वनों की कटाई के विरुद्ध आंदोलन। दक्षिणी देशों के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में भी वनों की कटाई खतरनाक गति से की जा रही है। खनिज उद्योग के विकास विरुद्ध आंदोलन। तो खनिज उद्योग रसायनों तथा भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है तथा स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ चल रहे हैं। उन्होंने नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में भी ले लिया है। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध है। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है। भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा नदी पर 30 बड़े, 135 मझोले मतलब बीच के और 300 छोटे बांध बन रहे हैं। नर्मदा नदी पर बन रहे इन बांधों के खिलाफ चलने वाले आंदोलन को नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, संसाधनों की भू राजनीति। यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है। जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उतनी ही अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी। इमारती लकड़ी। समुद्री नौसेना के लिए आवश्यक इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी के बाद यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकता में रही है, जिससे उनकी नौसेना मजबूत हो।
विदेशी व्यापार बढ़े। तेल की विश्व राजनीति, शीत युद्ध के दौरान उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन थे। विकसित देशों ने तेल की निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर सेना तैनात कर दी। 20वीं सदी में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी रही, इसलिए इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ रहा है। पश्चिमी एशिया, विशेषकर खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराती है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। कौन सा? सऊदी अरब। इराक का दूसरा स्थान है। स्वस्थ जल के लिए संघर्ष। तो विश्व राजनीति के लिए पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है तथा विश्व के हर हिस्से में स्वस्थ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। इसलिए आप देखें कि 21वीं सदी में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन को इसमें आप देखें, इक्कीसवीं सदी के इस जीवन न्याय संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है। देशों के बीच स्वस्थ जल संसाधनों के हथियारों या उनकी सुरक्षा करने के लिए झड़पें हुई। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और इसके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं। तुर्की, सीरिया, इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है। फिर अब मूलवासी, ये साथियों मूलवासी क्या होते हैं और उनके अधिकार देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और तथा बाद में दूसरी संस्कृति जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया। भारत में मूलवासी के लिए जनजाति आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% हैं और ये अपनी जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर रहते हैं। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मूलवासी लोगों की विश्व परिषद का गठन हुआ। इसके अतिरिक्त आदिवासी के सरकारों के संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी ये दर्जा दिया गया। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देखो, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, डिटेल से भी मिलेगी राजनीति विज्ञान और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। धन्यवाद साथियों।